अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनमें हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अब हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड के बारे में हम जानते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और इनमें सिर्फ एक ही मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आजाद होते हैं, इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं और इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जिसके वजह से ये मूव करते रहते हैं रैंडमली। अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैसेस की निस्बत थोड़ी ज्यादा होती हैं। इस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स मूव तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल होते हैं लेकिन इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। आज हम लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, इवेपोरेशन। सो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फेज, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। अब लिक्विड गैस में किस तरह से चेंज होगा? अगर हम एक लिक्विड को लें और उस लिक्विड को हीट करें तो कॉमन सी बात है कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके वेपर्स बनेंगे, यानी वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। तो इसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इस चीज को हम इवेपोरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लिक्विड वाटर हो, 1 मोल लिक्विड वाटर हो और इसको हमने गैस में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल लिक्विड वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो 40.7 किलो जूल पर मोल है। तो ये इसकी हीट ऑफ इवेपोरेशन है, यानी 1 मोल पानी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 40.7 किलो जूल पर मोल हीट चाहिए। इवेपोरेशन का रिवर्स भी होता है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? इसमें कंडेंसेशन में, इवेपोरेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है जबकि कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड फेज में चेंज होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल या ऑब्जर्वेशन जो है वो रेन है। जब बारिश होती है तो पहले मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं, वेपर्स की शक्ल में। तो जैसे ही किसी ठंडी जगह पे पहुंचते हैं तो वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद वो बारिश की शक्ल में लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरते हैं। तो ये कंडेंसेशन है जो इवेपोरेशन का रिवर्स है। इसके बाद हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर को और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया क्या है। आउटर साइड और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का जो सबसे बाहर बाहर वाला एरिया होता है उसको हम उसका सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये एक छोटा सा तालाब है तो इसका सरफेस एरिया कम है, और ये एक बड़ी सी नदी है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो आपके ख्याल में एक दिन में जब सूरज चमक रहा होता है तो कहाँ से इवेपोरेशन ज्यादा होगी? तो इवेपोरेशन वहां से ज्यादा होगी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके इन्वायरमेंट में जाएंगे। तो ये जो छोटा तालाब है इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी इवेपोरेशन, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी। तो अगर हम एक कप में चाय लें तो वो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम होता है। और अगर हम एक सॉसर में यानी एक प्लेट के अंदर अगर हम चाय को लें तो वहां से चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये भी सरफेस एरिया की एग्जांपल है। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। अगर हम 2 लिक्विड लें और एक को हम 50 डिग्री सेल्सियस पे यानी कम टेम्परेचर पर हीट करें और एक को हम 100 डिग्री सेल्सियस यानी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करें, तो आपके ख्याल में कहां से इवेपोरेशन ज्यादा होगी? तो वो लिक्विड जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, वहां से इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, यानी जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी।
तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम सर्दियों में अगर कपड़े धोकर बाहर लटकाते हैं तो वो उनको खुश्क होने में टाइम लगता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। और इसके बरक्स अगर हम गर्मियों में देखें, कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है और वाटर के मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं और कपड़े जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेशन भी हाई होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर को पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग भी होती हैं, जैसे वाटर के केस में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ये वीक भी होती हैं जैसे अल्कोहल। तो वीक फोर्सेस को डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अगर हम इन वाटर को और अल्कोहल को सेम टेम्परेचर पर हीट करें तो आपके ख्याल में कौन जल्दी इवेपोरेट करेगा? तो जल्दी वो इवेपोरेट करेगा जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जल्दी से टूटेंगी और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे। तो इस तरह से जो इवेपोरेशन है वो जल्दी हो जाएगी। और इसके बरक्स अगर हम वाटर के केस में देखें तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो वो देर से टूटेंगी और फिर देर से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि जो अल्कोहल है वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। मतलब कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो जो इवेपोरेशन है वो कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होगी या ज्यादा होगी। तो इनमें इनवर्स रिलेशन है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से याद करें, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करें और अपनी नोटबुक्स पर लिखें।